आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार साथियों, आज मैं आपके कुछ जो क्वेश्चंस आपने कमेंट के द्वारा पूछे हैं उनका जवाब देने का कोशिश कर रहा हूं। एक मेरे मित्र ने पूछा कि सर पावर चेंज ओवर कैसे लेते हैं जनरली प्लांट में। तो देखिए, इसमें ऐसा है कि पावर चेंज ओवर में या तो आप प्लान करके लेते हैं या सडनली चला जाता है। तो उसमें आप सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है उससे कांटेक्ट कीजिए कि क्या हुआ है और वो हमको कौन से पावर सोर्स पे देने वाले हैं और हम उससे कौन कौन से ड्राइव्स को चला सकते हैं या पूरा प्लान नॉर्मल कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूछना है। यदि ये बोल रहे नहीं हम डीजी पे दे रहे हैं और उतना लोड वेयर नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि प्लांट को नॉर्मल कर लीजिए, बाकी आपका जो सेपरेटिंग बिल्डिंग है उसको बंद रखिए और माल को आई बिन में रख लीजिए। और यदि वो बोल रहे हैं नहीं आप पूरा नॉर्मल कर सकते हैं, तब आप उसमें नॉर्मल कीजिए। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो ब्लो इन फैन जो है आपका या सीलिंग एयर फैन है उसको चालू करना है। देन जो आपका फीड कन्वेयर है, क्योंकि ये यदि बैक प्रेशर हुआ तो ये जल सकते हैं, तो इसको प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले इनको चालू करना है। देन आपको इमीडिएट स्टैक कैप को ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको किल को 0.1 आरपीएम में रोटेटिंग चालू कर देनी है। देन सेल एयर फैन जो है आपके उनको 500 आरपीएम में ऑन कर देना है और उसके बाद आपको इंजेक्शन सर्किट को ऑन करना है। उसमें आपको सबसे पहले मैकेनिकल से कॉन्टेक्ट करना है कि जो आपका रूट ब्लोअर है जो या आरबी है उसमें वाटर सप्लाई चालू हुई है कि नहीं है। यदि नहीं हुई है तो उससे तुरंत चालू करवाइए और उसके बाद आप रूट ब्लोअर को चालू करके आपके इंजेक्शन जो सर्किट है उसको नॉर्मल कीजिए। और उसके बाद मैकेनिकल को ये भी बोलिए आपको कूलर में जो वाटर स्प्रे हो रहा है कूलिंग वाटर, उसका भी पंप चालू हुआ है कि नहीं है, उसको भी बोलिए कि उसको चालू करेगा। उसके बाद आप किल के आरपीएम को नॉर्मल कीजिए, जो आपका चल रहा था उसमें नॉर्मल आरपीएम में रोटेट कीजिए। सेल एयर फैन भी आपके जितने आरपीएम में चल रहे थे या फुल आरपीएम में चल रहे थे उसको नॉर्मल कीजिए। और उसके बाद आप अपने टेम्परेचर को देखिए कि जो इनलेट का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज में जो चल रहा था वो आपका आ गया है कि नहीं। यदि डाउन है तो फीड को थोड़ा रोकिए 5-10 मिनट, या लंबा होल्ड हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कि जब तक आपका फीडिंग टेम्परेचर ना आ जाए, और उसके बाद आप फीड को चार्ज कर दीजिए और ऐसे आप नॉर्मल कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपके जो ग्रुप्स हैं, जो कन्वेयर्स हैं, जो ड्राइव्स हैं, उनकी इंटरलॉकिंग की जानकारी आपको होना चाहिए। आप उसके अकॉर्डिंग उसको चालू करेंगे, जो कि हर प्लांट में अलग अलग हो सकता है। तो इस प्रकार आप चेंज ओवर ले सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो ड्राइव का सीक्वेंस है उन सब का ध्यान रखते हुए आप चेंज ओवर आसानी से ले सकते हैं। और सब जगह का अलग अलग कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं, वो आप अपने सीनियर से समझना पड़ेगा उसको। ये कि एक बेसिक गाइडलाइन दिया है मैंने आपको। और एक मित्र ने पूछा है कि सर ये 1 से 7 तक का एनआरटी कितना रखते हैं 100 टीपीटी में। तो एनआरटी का देखिए कि हल्का बेसिक नॉलेज दे सकता हूँ मैं, क्योंकि एनआरटी जो होता है टेम्परेचर 1 से 7 तक का, ये सब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। और जनरली एनआरटी का रेफरेंस स्टार्टिंग में आप ले सकते हैं जब आपका किल नया रहता है, लेकिन टाइम टू टाइम जब उसमें एग्रीवेशन होते जाता है तो आप एनआरटी का रेफरेंस ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप क्यूआरटी का रेफरेंस रखें। क्यूआरटी भी जो है मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो ये कि बेसिक गाइडलाइन मैं दे रहा हूँ, बाकी आपको अपने सीनियर के से समझना पड़ेगा कि सर आपने यहाँ पे इतना टेम्परेचर क्यों रखा है। कई लोग इनलेट में थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर रखते हैं ताकि आउटलेट का लोड कम रह सके। कुछ लोग आउटलेट में रखते हैं लोड को ताकि मिडिल का लोड कम हो सके। तो मैं जो आपको नीचे बता रहा हूँ ये एक बेसिक गाइडलाइन है, मतलब आप इसको कन्फर्म मत मानिए कि यही रखना है मेरे को। ये आपको मटेरियल के ऊपर और आपका क्लीनिंग कंडीशन के अनुसार चेंज होते रहेगा।
क्योंकि आपने पूछा है इसलिए मैं एक बेसिक तौर पे आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। आप अपने माइंड में रख सकते हैं इसको कि ये इतना इतना होना चाहिए, लेकिन कंडीशन और मटेरियल के अनुसार ये चेंज होते रहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप सैंपल को देखिए, पोर्ट सैंपल को देखिए, उसके अनुसार एक्शन लीजिए। आप चाहें तो सभी पोर्ट का एक बार सैंपल गिरा सकते हैं, उसके अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे लोड रखना है मेरे को। मिडिल जोन में ज़्यादा लोड हो रहा है या ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो आप उसको कम कीजिए। मतलब एक सैंपल के अपीयरेंस से भी आपका उसमें जो नॉन मैग है उसका परसेंटेज देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ये टेम्परेचर इस जोन में एक्सेस हो रहा है या कम हो रहा है, तो उसको आप मेंटेन कर सकते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ एक बेसिक गाइडलाइन रखिए इसको, और ख़ुद ऑब्ज़र्व कीजिए कि इसका क्या नेचर है, आपका सैंपल क्या नेचर है, और हमको ये टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, कोल्ड शॉर्टेज हो रहा है। तो उसके अनुसार आप जब सैंपल देखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा कि मेरे को रियल में किस जोन में क्या टेम्परेचर रखना है। और एक मित्र ने पूछा है कि सर पेलेट में यील्ड क्यों ज़्यादा मिलती है आयरन के कंपेयर में, मोर देन 5% या 6% प्लस में रहती है। तो क्या है, पेलेट एक प्रोसेस्ड आयरन ओर है, क्योंकि हमको प्रोसेस करके बनाते हैं उसको, तो उसमें आपको एलओआई कम रहेगा, मॉइस्चर भी कम रहेगा, और सबसे मेन है इसका टीआई हाई रहता है सीसीएस के कारण, और एब्रेशन भी कम होता है, तो फैन जनरेशन भी कम होगा। मतलब किल में फैन जनरेशन कम होगा, एब्रेशन कम होगा, और इसका एफई जो लॉस होना चाहिए वो नहीं होगा। तो मेन रीज़न यही है, आयरन ओर में फैन जनरेशन ज़्यादा होता है, एब्रेशन ज़्यादा होता है, इससे जो लॉसेस हैं वो पेलेट के कंपेयर में ज़्यादा रहते हैं। इसी कारण हमको आयरन में उतना यील्ड नहीं मिलता। लेकिन उसके कंपेयर में आप स्टील में देखेंगे तो उसमें जो हमारा नॉर्मल आयरन है उसमें यील्ड आपको ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू पेलेट। तो डीआरआई में जो यील्ड ज़्यादा आता है पेलेट का, उसका बेसिक रीज़न यही है कि वो प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो उस फैन जनरेशन कम रहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भाई का ये था कि सर ये आयरन ओर में एलओआई क्या होता है। तो एलओआई जनरली केमिकल बॉन्डेड वाटर है, जिसको जब हम थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं तभी ये रिमूव होता है। करीबन 280 से लगा के 450 तक जब टेम्परेचर जाता है तब ये रिमूव हो जाता है, और ये उससे क्या होता है कि वेट लॉस होता है, इसको लॉस ऑफ इग्निशन बोलते हैं।
एक और मित्र का ये क्वेश्चन था कि सर कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल क्या है। तो जनरली कोकिंग कोल जो है जिससे कोक बनता है ब्लास्ट फर्नेस में यूज़ करने के लिए, इसमें एस कंटेंट बहुत कम रहता है। और नॉन कोकिंग कोल जो है इसमें एफसी कम रहेगा, एस परसेंटेज रहती है, वीएम हाई रहता है, और सबसे मेन इसमें किकिंग टेंडेंसी कम रहती है, मतलब नहीं के बराबर रहती है, जिससे कोक नहीं बन सकता, जिसका यूज़ हम लोग इंडस्ट्री जैसे डीआरआई मेकिंग हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया और अदर इंडस्ट्रीज़ में करते हैं। और कोकिंग कोल का क्या है कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में कोक ओवन में हीट करके उससे कोक बना दिया जाता है, जिसका यूज़ हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। तो यही एक डिफरेंस है। आर्क इन्फॉर्मेशन लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।